देखिए पांचवा सवाल आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कहने का मतलब ये है कि कोई शेफाली नाम की लड़की है, जब वह गणित का पेपर देती है और अंग्रेजी का पेपर देती है तो उनका योग कितना होता है, 30 होता है। फिर कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इस सवाल को हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन सवाल को कितनी विधियों से हल किया जा सकता है, 2। तो पहली विधि आपकी ये थी कि हमें जितने भी मान मालूम नहीं रहते थे उनको हम अलग अलग चरराशि मान लेते थे। दूसरी विधि ये है, जैसे यदि मैं आप लोगों को कहूं कि इन 2 संख्याओं का योग 30 है, 2 संख्याओं का योग करने पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो माना कि पहली जो संख्या है वह x है, पहली संख्या क्या है, और जबकि सवाल में पहले से ही कह दिया कि योग करने पे क्या है, 30 आए। तो ये देखो x जैसे ही मैंने लिखा तो ये 30 से अतिरिक्त हो गया कि नहीं, अतिरिक्त का मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया। आना चाहिए क्या, 30 ही आना चाहिए। तो x भी आ जाएगा कि नहीं, तो इस x को एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से अब x को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जाके वह हटेगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब योग कर दीजिए, तो योग के लिए कैसा चिन्ह लगेगा, प्लस। और ये देखो राशियां समान है, चिन्ह विपरीत, तो आपस में क्या हो, तो देखो योग 30 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी तरीका क्या है, सत्य। तो हम इनको 2 विधियों से लगा सकते हैं। तो पहली विधि इसी विधि से मैं बता रहा हूँ, इस पहली विधि से। तो आप जब कथन को पढ़े तो शेफाली गणित में कितना अंक पाई है, क्या ये हमें मालूम है। तो जो हमें मालूम नहीं रहता उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना, माना कि शेफाली गणित में प्राप्त की अंक बराबर। अब यहाँ पर देखो दूसरा कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो मैंने सर्वप्रथम पता किया कि वह गणित में पहले कितना अंक पा रही थी, x अंक। अधिक के लिए कैसा चिन्ह, प्लस। कितना अंक अधिक, 2 अंक अधिक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है कि और अंग्रेजी में 3 अंक, तो अंग्रेजी में कितना अंक पा रही है, 30 माइनस x। कम के लिए चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस। कितना कम पा रही है, 3 अंक, तो 3 अंक कम कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, तो उनके अंकों का, तो जब वह 2 अंक अधिक पाई और 3 अंक अंग्रेजी में कम पाई तो उनके अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए कैसा चिन्ह, गुणे का। और वह कितने के बराबर हो जाता है, 210 के बराबर हो जाता है। अब हल करो, x प्लस 2 गुणे, अब ये देखो ये भी संख्या ये भी संख्या, अब जब समान मिल गए तो जोड़ घटा लो। तो 30 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 27। तो 27 माइनस कितना आ गया, x आ गया, और बराबर कितना है, 210। इतनी बात समझ में आई। तो आप लोगों को 2 कोष्टकों का गुणनफल का तरीका बताया गया कि पहले कोष्टक का पहला अवयव ले करके दूसरे कोष्टक के प्रत्येक अवयव में बारी बारी से गुणा करते हैं। तो x का गुणा 27 में करेंगे कितना हो गया, 27x। जैसे 27 के आगे बढ़ा तो माइनस, अब x का गुणा x में करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर। मैंने x को लेकर इन दोनों अवयवों में कर लिया। अब इसके आगे बढ़ो तो क्या मिला, प्लस। अब इस 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूना कितना होता है, 54। और जैसे ही 27 के आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला, माइनस, और 2 का गुणा x में करेंगे कितना होगा, 2x।
बराबर कितना है 210। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कहीं भी राशियां आपस में समान हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह, और यहाँ चिन्ह तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 27 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 25x। आगे बढ़ा तो -x², आगे बढ़ा तो +54, अब बराबर कितना आ गया 210। अब इस माइनस वाले को आप उधर ले जाइए, इधर के सभी अवयवों को हम क्या करेंगे, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो आप माइनस वाली अवयव को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अरे प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इधर कितना है, मैं इधर ही ला रहा हूँ, किसका चिन्ह क्या है, +210। अरे प्लस वाला उधर जाएगा -54। तो मैंने इधर के सभी अवयवों को पक्षांतर कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। इतनी बात क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी घात को पहले लिखा जाता है, तो इस कारण इसको पहले ना लिख करके सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात मैंने लिखा और तब मैंने इसको लिखा। आई बात समझ में। अब आप लोग ध्यान दीजिए, संख्या तो इनको भी आप हल कर लीजिए। तो x² -25, x प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है, घटती हैं। तो घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6। यहाँ पर 0 बचा तो यहाँ पर एक कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, और एक कैरी दे दिया तो कितना बचा, एक। चिन्ह किसका, बड़े का। तो +156 बराबर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सवाल में कथन में साफ कहा है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से हमें निकालना है। किस सूत्र से निकालना है, द्विघाती सूत्र का। देखो दूसरे में लिखा है ना, तो सर्वप्रथम हम द्विघाती सूत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखिएगा द्विघाती सूत्र। और इसी द्विघाती सूत्र को किसका नियम बोला जाता है, श्रीधराचार्य का नियम। तो श्रीधराचार्य का नियम x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac, और अपान पूरे के क्या होता है, पूरे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमें a b c का मान मालूम हो। तो हम किसी भी द्विघात समीकरण में a b c का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास द्विघात समीकरण किस रूप में हो, a b c के रूप में। तो यहाँ पर तुलना करना, तो लिखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। मैंने आपको बताया कि तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर होगा और दूसरा वाला अवयव दूसरे अवयव के बराबर। तो जब पहला वाला अवयव बराबर होगा तो x² से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है, 1। तो a का मान कितना आ गया, यहाँ देखो x से कट जाएगा तो b की जगह पे -25, तो b की जगह पे आप -25 लिख दीजिए। आगे बढ़ा तो c की जगह पे कितना आ गया, 156। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी सूत्र में उठा के रख दो, x बराबर, जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, b। तो b का मान है कितना, -25, तो यहाँ पर लिख दो -25। आगे बढ़ा तो दो चिन्ह प्लस माइनस √b² -4ac। तो b² -4ac का मान मैंने निकाला नहीं है, डायरेक्ट रख देता हूँ। b का मान है कितना, -25 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1, c का मान 156 है, तो यहाँ पर c का मान मैं 156 रख देता हूँ। आगे हल करो। आप जानते हैं कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं ले सकते, तो दो चिन्हों का गुणा करो, माइनस गुणे माइनस बराबर, तो प्लस चिन्ह एक अवयव के साथ लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता। आगे बढ़ा तो प्लस माइनस, ये देखो पूरे के बटे में 2a था, तो a का मान 1 था, तो यहाँ भी रख दो। फिर आगे बढ़ा तो
बी स्क्वायर। तो -25 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625 और 625 अब 456 156 में 4 का गुणा करो 4 6 24 कैरी बची 2 4 5 20 20 2 22 कैरी बची 2 4 1 कम 4 4 2 6। अब पूरे के बटे कितना आ गया 2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो x बराबर आगे बढ़ा तो 25 प्लस माइनस इन अंडर रूट कितना 625 में से 624 जाएगा 1 अब बटे कितना आ गया 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप लोग जानते हैं कि एक का वर्गमूल होता कितना है 1 होता है तो करनी क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया 25 प्लस माइनस 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 2 चिन्ह है तो एक बार हम धनात्मक लेंगे तो दूसरी बार तो पहले आप लिखिएगा धनात्मक लेने पर अर्थात पॉजिटिव लेने पर। तो जहां 2 चिन्ह है वहीं पर एक चिन्ह कैसा हो जाएगा धनात्मक ले रहे हैं तो धनात्मक हो जाएगा। तो 25 प्लस 1/2 तो प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ गई तो 26/2 बराबर कितना आ गया। तो x का मान कितना निकल गया 13 निकल गया। अब हम क्या लेंगे निगेटिव ले लेंगे अर्थात ऋणात्मक लेंगे। तो ऋणात्मक का मतलब ये होता है जहां पर 2 चिन्ह है वहीं पर कैसा चिन्ह हो जाएगा एक चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा -1/2। तो 25 में से 1 जाएगा कितना बचा 24/2 और काटेंगे तो x का मान कितना। तो इसके कितने मान मिल रहे हैं 2 मान मिल रहे हैं। तो अब बारी बारी से मान निकाल लो आप। तो यदि मैं 13 रखता हूं तो x के जगह पे कितना हो जाएगा 13 और 30 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब वह 13 अंक गणित में पाती थी तो गणित में जब पाती थी 13 अंक तो अंग्रेजी में कितना अंक पाती थी 17। अब हम क्या रखेंगे 12। यदि वह गणित में 12 अंक पाएगी तो इस बार x का मान मैं क्या रख रहा हूँ 12। तो जहां x है वहीं 12 रख दीजिए तो इसमें कितना अंक पा जाएगी 18। तो कहने का मतलब यह है कि इसके 2 मान निकलेंगे एक 13 12 निकलेगा और इसका 17 18 निकलेगा। इसका देखो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना इस प्रकार के कथनों को लगाने के लिए कि जब ना आए ना तो आप लोग कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ो और उस कथन को पढ़ने के बाद यह खोजो कि पूर्ण रूप से हमें क्या नहीं मालूम है। क्या हमें करना है हमें ये खोजना है कि पूर्ण रूप से हमें क्या मालूम नहीं है। तो उसी को हमें मान लेना है और जैसे ही मानने वाला हुआ हमें मिल जाता है तो बाकी का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे अब कथन को आप ध्यान पूर्वक देखो केवल उसी कथन पे विचार गहन आप करिए। 6वां सवाल कह रहा है कि एक आयताकार कथन को देखिए आप क्या कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण मतलब जो आयताकार खेत है उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। किससे लंबा है छोटी भुजा से। यदि हमें किसी तरह उसकी छोटी भुजा मालूम हो जाए तो उसी छोटी भुजा में 60 मीटर और जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उसका विकर्ण मिल जाएगा। तो पूर्ण रूप से हमें क्या नहीं मालूम हुआ छोटी भुजा। तो यहाँ पर आप उसी को मान लीजिए लिखिएगा माना कि क्या लिखिएगा माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर
तो खेत की छोटी भुजा मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिएगा छोटी भुजा बराबर यक्स। इतनी बात आप लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने माना कि आयताकार खेत की छोटी जो भुजा है वह यक्स मीटर है। तो मैंने कहा क्या, जैसे ही यदि हमें छोटी भुजा मालूम हो जाती है तो हम उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए आयताकार खेत का विकर्ण बराबर, तो जो विकर्ण है छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो अधिक के लिए चिन्ह प्लस, कितना मीटर 60, तो कितना आ जाएगा यक्स प्लस 60। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ो। आगे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयताकार खेत की जो बड़ी भुजा है, ध्यान दो आगे फिर पढ़ो क्या कहा, आयताकार खेत की बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से कितना है। तो यहाँ पर लिखिएगा तथा आयताकार, क्या लिखिएगा, तथा आयताकार खेत का बड़ी भुजा बराबर, जो उसकी बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा है यक्स, अधिक के लिए चिन्ह प्लस, कितना मीटर, तो कितना हो गया यक्स प्लस 30 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सवाल में पूछ रहा तो उसकी छोटी भुजा कितनी है, यही ना। तो अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, मैंने कथन को पढ़ के समाप्त कर दिया, तो क्या कुछ मान निकला, तो ये जो मान निकलेगा आकृति से निकलेगा। तो आयताकार आकृति है खेत, तो आप सर्वप्रथम एक आयत बना लीजिए, आयताकार एक खेत बना लीजिए। अब खेत में क्या कर लीजिए, विकर्ण बना दीजिए, खेत में क्या कर दीजिए, विकर्ण बना लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि मैं इस आकृति को देखूं तो खेत का विकर्ण आपका क्या है, AC है। तो AC का मान कितना दिया गया है, देखो विकर्ण कितना दिया, यक्स प्लस 60 दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो छोटी भुजा, तो AB छोटा है कि BC छोटा है, AB, तो इसकी छोटी भुजा कितनी है, यक्स, और इसकी बड़ी भुजा कितनी है, देखो मैंने बना दिया कि नहीं, अब चित्र क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आयत के जो कोण होते हैं वह समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश, कितने अंश के होते हैं, 90। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, त्रिभुज ABC कुछ त्रिभुज को दर्शा रहा है, एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है। कैसे मैंने पता किया, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक अवयव का मान ना मालूम रहे तो किस नियम से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका तभी ही लगाया जाता है जब हमें एक अवयव का केवल मान मालूम ना हो। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब सवाल यह उठता है कि इस आकृति में कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो लंब है। क्या हो गया आपका, लंब हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 30 हो जाएगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो अब निर्धारित हो गया कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो मान रखो कर्ण है तो कर्ण का मान यक्स प्लस 60।
आगे बढ़ा तो बराबर, क्या लिखा है लंब, तो लंब का मान यक्स, इस अवयव पे कितने की घात 2 की घात, आगे बढ़ा तो प्लस आधार, तो आधार का मान कितना यक्स प्लस 30। तो मैंने बताया था कि जैसे ही किसी अवयव का मान रखते हैं, एक से अधिक अवयव आ जाएगा तो क्या लगा लेना कोष्टक, तब उसके ऊपर घात लगाना। यदि आप कोष्टक नहीं लगाते हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस कोष्टक को ऐसे हटा दूं ऐसे, तो ये केवल देखो 30 पे ही घात लगेगी, क्या x पे घात लगेगी नहीं। तो इस कारण हम क्या लगा लेंगे कोष्टक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि कहीं भी आप लोगों को कोष्टक दिखाई दे और कोष्टक के ऊपर घात दिखाई दे, तो वह कंफर्म होता है कि किसी न किसी अवयव का क्या रहेगा सूत्र। सवाल यह उठता है कि किसका ये सूत्र रहेगा। एक जानने के लिए पहले वाले अवयव को क्या मानते हैं a, दूसरे वाले अवयव को b, चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखिए, कोष्टक है कोष्टक, घात है तो घात, तो आपको सूत्र साफ दिखाई देने लगेगा कि किसका सूत्र लगेगा। तो किसका सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, रख दो इसी में। तो a की जगह पे तो a क्या हो गया x स्क्वायर, आगे बढ़ा तो प्लस b की जगह पे 60 का वर्ग हो गया, आगे बढ़ा तो प्लस, ये आगे बढ़ा तो 2, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चिन्ह तो गुणे का, a का मान है कितना x, b के जगह पे है कितना 60 है तो 60 लिखो, और आगे बढ़ा तो क्या मिला x बराबर x स्क्वायर। ए भी देखो सूत्र दिख रहा है किसका a प्लस बी का, तो इसको भी हल कर लो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a का मान x और b का मान 30। अब हल कर लो आप इसी अवयव को। x स्क्वायर, मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो और उस अवयव का मान निकालना हो तो उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखेंगे जितनी उसकी, तो 60 को कितनी बार गुणा करके लिखोगे 2 बार, तो 60 गुणे 60 करोगे तो कितना आएगा 360, 6 का वर्ग कितना होगा 36, और 2 जीरो आपका और बढ़ जाएगा तो 3600 हो गया। आगे बढ़ा तो 2 का गुणा 60 में करेंगे, 60 गुना कितना हो जाएगा 120x, आगे बढ़ा तो बराबर है तो बराबर। ये देखो राशियां आपस में क्या मिल गई, तो उनको हम क्या कर सकते हैं धनात्मक चिन्ह है तो 2 संख्याएं यदि प्लस प्लस में हो तो संख्याएं क्या होती है जुड़ती है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर। आगे बढ़ा तो कितना मिला, अब इस अवयव को कितनी बार गुणा करके, तो 30 को 2 बार गुणा करके लिखोगे तो 30 गुणे 30 बराबर कितना होगा 900 होगा। आगे बढ़ा तो 30 दूना कितना हो गया 60x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप क्या करिए, प्रत्येक अवयव को उस तरफ पक्षांतर करो, मतलब इसको पहले लिखो, आप इस वाले पक्ष को क्या कर दो पहले लिख दो। तो या करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे उसमें नहीं समझ पाए होगे तो इसको पहले एक बार लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x। अब इसको उधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120 बराबर x। मैंने क्या किया, दाएं वाले पक्ष को बायां पक्ष बनाया और बाएं वाले पक्ष को दायां पक्ष बनाया, तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब आप बड़ी वाली घात को एक जैसी दिखाई देने वाली राशियों को एक साथ लिखो, तो x स्क्वायर यहाँ है और कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये संख्या इधर आएगी तो क्या आ जाएगी माइनस x स्क्वायर। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस 900, और कहीं संख्या है यहाँ देखो, ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3600। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ा तो प्लस 60x, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 120। तो मैंने प्रत्येक अवयवों को क्या कर लिया पक्षांतर, तो इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। यदि राशियां समान हैं
तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया। तो 2x² में से x² जाएगा, कितना बचेगा x²। प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा। तो बड़ा 3600, तो इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, तो 3600 में से 900 जाएगा तो बचेगा 2700। आगे बढ़ा तो प्लस राशियां समान, तो प्लस माइनस वाली संख्या घटेगी, चिन्ह बढ़ेगा। बढ़ा तो 120, 120 का चिन्ह माइनस, तो मैंने माइनस लगाया, और 120 में से 60 जाएगा। अब इसको शुद्ध क्रम में लिखो, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर से छोटी घात क्या आएगा -60x। अब आखिरी में अंक वाले को लिख दो 270 बराबर 0। तो देखो द्विघात समीकरण मिल गया, कितना है 2700 है, तो यहाँ पर हम 2700 लिखेंगे। द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण को किस नियम से हम लोग लगा रहे हैं, द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर लिखना आप लोग द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आपका होता क्या है, उसको आप सर्वप्रथम लिख लो। तो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² -4ac अपान 2a होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इस सूत्र का इस्तेमाल तभी आप कर सकते हैं जब हमें किसका मान मालूम हो, a b c का मान मालूम हो। तो हम सर्वप्रथम इस समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और कैसे समीकरण की तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण इस प्रकार का रहेगा जिसमें a b c आता। तो आप लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। यदि आप लोगों को कभी भी द्विघात समीकरण में तुलना करने के बाद a b c का मान निकालना हो, तो हमेशा आप लोग इसी समीकरण की क्या करना, तुलना करना। चलो अब तुलना करो, x² से कट जाएगा तो a का मान कितना मिला 1, और b का मान कितना हो जाएगा, देखो x से कटेगा तो b की जगह पे कितना हो गया -60, तो यहाँ पर लिखो -60। और c का मान कितना हो जाएगा -27, देखो c की जगह पे कितना दिया है -2700। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप सूत्र में उठा के रख दो, x बराबर माइनस, अब b है तो b की जगह पे -60 है, तो 60 रख दो। आगे बढ़ा तो प्लस माइनस इन अंडर रूट b का मान -60, इस पे वर्ग है तो इस पे भी हम क्या करेंगे, वर्ग, -4 गुणे a का मान 1, c का मान -2700 है आपका। अब पूरे के बटे में क्या है 2a, तो a का मान 1 है तो 1। इतनी बात समझ में आई। अब हल करो। तो मैंने बताया कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, तो दो चिन्हों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, तो एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, छिपा रहता है, तो 60 हो गया। आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस माइनस इन अंडर रूट 60 का वर्ग कितना होगा 3600, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जोड़ दो, 4 का गुणा हम 2700 में करेंगे तो कितना आएगा 4 सते 28 के 8 कैरी बची 2, 4 दूना 8, 8 2 10, और कितना 0 है 2 0, और पूरे के बचे में कितना है 2। अभी भी हल हो रहा है तो हल करो। 60 प्लस माइनस इन अंडर प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती है, तो 0 में 0 को जोड़ोगे, 0 में 0 को जोड़ोगे, और 8 में 6 जोड़ोगे, तो 8 6 14 के 4 कैरी बची 1, और 1 में आप 0 में 1 जोड़ेंगे कितना, देखो 3 अंक है, 3 अंक मैंने जोड़ा, और 3 में 0 को जोड़ोगे, 3 में हम 0 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 3। कहने का मतलब यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में परिवर्तन नहीं। अब 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4, अब 1 है आपका 1 डाल लो, तो ये देखो अब इसका वर्गमूल निकालो, तो ये कितने का वर्गमूल निकलेगा 144 कितने का वर्गमूल होता है 12 का ना,
तो ये 12 और 2 जीरो का मतलब 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 120 और बटे कितना आ गया 2। हम पहले क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, तो देखो डायरेक्ट हल कर रहे हैं। यदि हम धनात्मक लेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 प्लस 120 बटा 2, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 बटा 2 बराबर कितना निकल गया 90। यदि मैं x का मान क्या लूं ऋणात्मक लूं, ये देखो पॉजिटिव लिया तो चिन्ह प्लस हो गया, अब ऋणात्मक ले रहा हूं तो इन दोनों के जगह पे एक चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस वाली संख्याएं घटती हैं लेकिन चिन्ह बढ़ेगा, तो क्या बचेगा -60 बटा 2, तो आएगा कितना -30, तो माइनस सामान्य रहता है प्लस वाले का मान। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो वह आयताकार खेत की छोटी भुजा थी कितनी आई 90 मीटर, तो ये छोटी भुजा मिल गई। यदि मैं x का मान उठा करके विकर्ण वाले में रख दूं तो मैं पता कर सकता हूं कि उसका विकर्ण कितना होगा 90 में 60 जोड़ दोगे कितना हो गया, तो उसकी छोटी भुजा हो गई 90, उसका विकर्ण हो गया 150 और इसमें x का मान कितना रखोगे 90, 90 में 30 जोड़ोगे कितना हो गया 120। तो आखिरी में लिखिएगा अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 तथा विकर्ण x प्लस 60 अर्थात 90 प्लस 60 बराबर 150, 150 मीटर हो गया। और इसकी जो बड़ी भुजा होगी x के जगह पे 90, 90 में 30 जोड़ोगे तो क्या आ गया 120। चलो देखो 7वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180, और फिर आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है, जो छोटी संख्या का वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना। कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या का 8 गुना कौन है छोटी संख्या का वर्ग है। तो कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो क्या हमें दोनों संख्याएं मालूम है नहीं, तो जो हमें मालूम नहीं रहता उसी को हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो जब मैंने कथन को पढ़ा तो इसमें पता ही नहीं चला कि कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है, तो दोनों को हमें क्रमशः क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना माना कि छोटी संख्या बराबर, माना कि छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। अब बड़ी भी संख्या हमें नहीं मालूम है तो लिखिएगा तथा बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा y हो गया, तो यहाँ पर लिख दो y। और जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हम क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार। ये आपका दूसरा तरीका है और ये सबसे आसान तरीका है कि कभी भी आपका कोई भी सवाल आए, सवाल को आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, जो वस्तु पहले आई यदि उसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो उसको हम पहले मानेंगे, और जो बाद में आया वो भी नहीं मालूम है तो उसको भी हम मान लेंगे। और जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो तुरंत क्या लिखा जाता है प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार का मतलब होता क्या है, हम कथन को शुरुआत से पढ़ेंगे और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। तो कथन में क्या कहा दो संख्या, क्या कहा जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया प्रारंभ से शुरुआत से तो कहा दो संख्याएं, तो दो संख्याएं हैं कौन, एक x है तो दूसरा y। फिर आगे क्या कह रहा है वर्गों का अंतर, वर्ग का मतलब उस अवयव पे कितने की घात 2 की घात, तो इसका वर्ग कर दो इसका भी वर्ग कर दो। वर्गों का क्या करना है अंतर, तो अंतर के लिए चिन्ह माइनस, तो इनका जो अंतर है ये कितना है 180। देखो 180 दिया है तो 180 लिख दो। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ नहीं, तो इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। यस अब जैसे प्रश्नानुसार वाला
कथन पूरा होता है तो फिर क्या दोबारा लिखते हैं? पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार का मतलब है, हमने आप लोगों को ये बताया कि मैंने कथन को पढ़ करके जहां छोड़ा था उसके आगे आगे पढ़ो। क्या कहा? छोटी संख्या। क्या कहा? छोटी संख्या। अब ढूंढो छोटी संख्या कह रहा, तो क्या हमें छोटी संख्या मालूम है? Yes, sir. तो छोटी संख्या का तो मैंने क्या लिखा? यक्स। इतनी क्लियर हो गई? Yes, sir. छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग का मतलब इस अवयव पे कितने की घात? 2 की घात। वर्ग कहा तो मैंने वर्ग लिखा। फिर आगे क्या कहा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का तो खोजो, बड़ी संख्या है कितनी? y। तो बड़ी संख्या का कितना गुना? 8 गुना। तो गुना के लिए गुणा। इसका मतलब जब ये 8 गुना होता होगा तो इन दोनों का मान आपस में क्या हो जाता है? बराबर। अब मानों को उठा के इनको हल करो तो x स्क्वायर बराबर 8 का गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8y हो गया। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? नहीं। तो इसको डैश डैश करके बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान 1 में उठा के रख दो, क्योंकि x स्क्वायर का मान मिल गया कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर आप लिखिएगा x स्क्वायर का मान, बुरा लिखिए, क्या लिखना है हमें? x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दो। तो 1 में रखने से पहले तो समीकरण 1 है क्या उसको लिखो। तो समीकरण 1 है क्या? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। तो जहां x स्क्वायर है मैं वहीं पर क्या लिखूंगा? x स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 8y लिखूंगा। देखो यही है ना? Yes, sir. तो इसके जगह पे क्या लिखा? 8y। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो y स्क्वायर, आगे बढ़ा तो 180। इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. फिर आप क्या करिए, मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसका चिन्ह हमेशा क्या आना चाहिए? धनात्मक। तो ये ऋणात्मक है, यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो कहने का मतलब इस प्रत्येक अवयव को आप पक्षांतर करो। तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 8y। तो यहाँ पर लिख दो 8y। तो मैं इस अवयव को, प्रत्येक अवयव को कहाँ पक्षांतर कर रहा हूँ? दाहिने पक्ष में। तो ये दाहिने पक्ष में पहले से ही है कि नहीं? तो इसका चिन्ह कितना है? प्लस 180। क्योंकि यदि कोई अवयव लिखा गया हो और उसके आगे कुछ भी चिन्ह हो तो हमेशा प्लस चिन्ह छिपा रहता है। अब देखो द्विघात समीकरण मिल गया, द्विघाती सूत्र से आप लगा दो। क्या अब द्विघाती सूत्र से लगा लोगे?